ठीक है। इसके बाद एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 2-2 मिनट के कॉन्सेप्ट्स हैं सीरियसली, जिनको हमने जिक्र करना है। जिक्र इसलिए करना है कि चूंकि वो विंटर 20 में एग्जामिन हो रहे हैं, तो उससे पहले बताना ज़रूरी है। अदरवाइज मैं बाद में भी ये कॉन्सेप्ट्स आपको बता सकता था। इसका कोई सेल एंड लीज बैक से ताल्लुक नहीं है, बट इसका ताल्लुक तो है बेसिकली जो मैंने आपको बताया हुआ ना कि 5 एरियाज हैं, 5वां एरिया मैंने लीज का आपको बताया हुआ अदर टॉपिक्स, ऐसे ही है ना, अदर एरियाज लीज के, अदर एरियाज अदर टॉपिक्स। बेसिकली तो ये दोनों टॉपिक्स जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अदर एरियाज या अदर टॉपिक्स में फॉल करते हैं। सेल एंड लीज बैक से ताल्लुक नहीं है इसका, बट मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि विंटर 20 का जो क्वेश्चन अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये उसके अंदर एग्जामिन है। ठीक। सो वेरिएबल लीज पेमेंट्स नॉट लिंक्ड टू इंडेक्स क्या होता है? ठीक। वेरिएबल लीज पेमेंट्स नॉट लिंक्ड टू इंडेक्स की मिसाल मैंने आपको पहले भी दी थी कि जी अगर गाड़ी है उसकी उसकी लीज हुई हुई है जिस साल, उस वैसे तो हम उसका 12,000 चार्ज करेंगे और अगर किसी साल उसका एक्सीडेंट हो गया तो हमसे 22,000 चार्ज करेंगे मंथली। ठीक है। सो जो एक्सीडेंट होने पर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं वो क्या है? वो वेरिएबल लीज पेमेंट्स या वेरिएबल पेमेंट्स नॉट लिंक टू एन इंडेक्स। क्यों? क्योंकि वो किसी डिपेंडेंट है किसी अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पर। ये पहले बात हुई भी है। और अगर वो सर्टन हो, अनसर्टन ना हो, सर्टन हो तो फिर मैंने कहा वो लीज पेमेंट्स का हिस्सा होता है, वो तो फिक्स पेमेंट्स होती हैं। पहले मैं अर्ज कर चुका, आपको बताया था वहां पर कि फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर के एंड पर एक खास पेमेंट देनी है तो वो तो फिक्स लीज पेमेंट्स का हिस्सा है। ठीक है। सो कोई भी ऐसी पेमेंट जो किसी अनसर्टन फ्यूचर इवेंट पर डिपेंडेंट हो, फॉर एग्जांपल हमने एक मशीन जो है वो लीज पर ली या लीज पर दी, चाहे लेसी हो या लेसर हो, दोनों के लिए सेम रूल है, चाहे लीज पर दी या लीज पर ली। ठीक है ना। और उसमें क्या हुआ, उस मशीन में यह कहा गया कि यार जिस साल ये मशीन 200,000 यूनिट से ज्यादा बनाएगी उस साल 10% एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, लीज रेंटल, एक्स्ट्रा रेंटल पे किया जाएगा। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी वेरिएबल लीज पेमेंट नॉट लिंक टू एन इंडेक्स। इट इज नॉट लिंक टू एनी इंडेक्स। 200,000 से ज्यादा यूनिट बनाना इज अ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। इट इज अ व्हाट? इट इज एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। हो सकता है बनाए, हो सकता है ना बनाए। से रेंटल है 1 लाख या 100 मिलियन पर एनम, तो उस साल हमने 110 मिलियन रेंटल देना। तो ये जो ऊपर का 10 मिलियन है क्या ये लीज पेमेंट्स का हिस्सा है? नो, इट इज नॉट पार्ट ऑफ, नॉट पार्ट ऑफ लीज पेमेंट्स। अब क्वेश्चन ये आता है हमारे सामने कि ठीक है ये लीज पेमेंट्स का हिस्सा नहीं है, यानी कि हम उसको वो जो डिस्काउंटिंग करते हैं, जो लीज पेमेंट शुरू में बनाते हैं और फिर उसको उसको डिस्काउंट करते हैं और सब कुछ करते हैं, उसमें ये 10 मिलियन नहीं लेंगे, उसमें ये ऊपर के पैसे नहीं लेंगे। पीवी बनाते हुए, सब चीजें रिकॉर्ड करते हुए ये नहीं लेंगे। ठीक है ना। ओके फाइन। लेकिन जब पैसे देने पड़ जाएंगे, अगर मैं लेसी हूं तो मुझे अदा करने पड़ेंगे, लेसर हूं तो मुझे रिसीट आएगी। क्या ख्याल है? पैसे मिल जाएंगे या देने पड़ जाएंगे तो उसकी कोई ना कोई एंट्री तो करेंगे ना भाई। क्या ख्याल है? उसको छोड़ तो नहीं सकते। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है? स्टैंडर्ड कहता है अगर आप लेसर हैं तो जब भी आपको ये पैसे मिले आप एंट्री करें बैंक टू पीएनएल, और अगर आप लेसी हैं बैंक या रिसीवेबल टू पीएनएल। अगर अभी पैसे नहीं मिले, अगर इवेंट हो गया, वो जो अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है वो अकर हो गया, तो आप रिसीवेबल टू पीएनएल भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर आप लेसी हैं तो आप एंट्री करें पीएनएल टू बैंक या पेएबल, जैसे ही वो इवेंट हो जाए। इन अदर वर्ड्स, जैसे कोई वैसे ही एवं ही आम एक्सपेंस नहीं होता, नॉर्मल एक्सपेंस, एक्सपेंस टू बैंक, इट इज ट्रीटेड जस्ट लाइक दैट। नो कनेक्शन विद लीज,
लीज के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। बात समझ रहे हैं? कोई कनेक्शन इसका लीज के साथ नहीं। समझ गए? यानी कि कभी भी हमारे सामने वेरिएबल पेमेंट्स नॉट लिंक्ड टू एन इंडेक्स आई तो हम उसको फौरी तौर पर लेसर हैं तो इनकम में ट्रीट कर लेंगे, लेसी हैं तो हम उसको एक्सपेंस में ट्रीट कर लेंगे। दैट्स इट। हम उसका कोई ताल्लुक लीज के साथ नहीं है। कोई पीवी शीवी का वो हिस्सा नहीं बनेगी, कोई आरओयू एसेट या लाइबिलिटी का या लीज रिसीवेबल का फॉर अ लेसर वो हिस्सा नहीं बनेगी। ठीक, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है ना जी। अब हम बढ़ते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है। अगेन ये भी सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स ऑफ लेसर भी अदर एरियाज में से एक है। ये मैं आमतौर पर कब पढ़ाता होता था बच्चों को, या कब पढ़ाता हूं नॉर्मली बच्चों को, तब जब मैं अदर एरियाज में व्हाट इज अ लीज कराता हूं। क्योंकि हर ट्रांजैक्शन जो लीज जैसी लगती है उसका लीज होना जरूरी नहीं है। बहुत सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो लीज जैसी लगती हैं बट लीज नहीं होती, क्योंकि लीज की कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फुलफिल नहीं करती। ये एक डिटेल टॉपिक है जो मैं अदर एरियाज में कराता हूं। बाय द वे सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स मैं वहां पर आपको दोबारा भी कराऊंगा। जब अदर एरियाज में व्हाट इज अ लीज का जिक्र करूंगा मैं तो दोबारा भी बताऊंगा आपको। ठीक है, ताकि एक जगह पर वो कंसोलिडेट हो जाए, मुकम्मल हो जाए कॉन्सेप्ट। हाउएवर अभी मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगेन जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं वहां पर इसको टेस्ट किया गया है। अमंगस्ट अदर थिंग्स ये भी टेस्ट हुआ है। सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट क्या होता है? फर्ज कीजिए आप लेसी हैं और मिस्टर ए लेसर है। मिस्टर ए ने एक गाड़ी आपको लीज की, उस गाड़ी का नंबर है, और लीज में हमेशा एक डेफिनेट एसेट होगा। उस गाड़ी का नंबर है ABC123। गाड़ी के नंबर होते हैं ना, रजिस्ट्रेशन नंबर। ये आपको उसने लीज पे दे दी 5 इयर्स। अब लेसर के पास लीज एग्रीमेंट में एक राइट है। लीज के एग्रीमेंट में एक राइट क्या है कि वो इस गाड़ी को तब्दील करके कभी भी दूसरी गाड़ी, ऐसी ही दूसरी गाड़ी आपको दे सकता है। इस गाड़ी को तब्दील करके 5 साल के दौरान कभी भी ऐसी ही दूसरी गाड़ी आपको दे सकता है। शर्त नंबर 1। प्लस लेसर के पास ये कैपेबिलिटी भी है कि वो ये ऐसा कर सकता है, यानी कि उसके पास ऐसी और गाड़ियां हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके पास XYZ 786 एक गाड़ी खड़ी है, और भी ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं उसके पास जिसके वटेवर नंबर्स। ठीक है, मिलती जुलती गाड़ियां। प्लस उसको कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है ऐसे करने से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेसर जब आपको दूसरी गाड़ी देता है और वो बिल्कुल अच्छी मेंटेन्ड कंडीशन में होती है तो वो पेट्रोल कम खाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेसर अपनी गाड़ियां रोटेट करता रहता है ताकि दूसरी गाड़ियों की मेंटेनेंस देखी जा सके और सब चीजें की जाए, इस किस्म की चीजें की जा सके। ठीक है, सो उसको कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है ये काम करने से। जाहिर है लेसर कभी बेवकूफ तो नहीं होगा। अगर उसको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, तो क्यों वो गाड़ी रोटेट करेगा? कोई बेवकूफ ही होगा कि वो
फजूल में एवं ही आपको तंग करने के लिए गाड़ी, एक दिन कोई तो दूसरी दिन कोई तो तीसरे दिन कोई बेचता रहे, क्या ख्याल है? कोई बेनिफिट होगा तभी वो रोटेट करता होगा ना गाड़ी, क्या ख्याल है? तो स्टैंडर्ड कहता है अगर ये 3 कंडीशंस पूरी होती हैं, यानी कि एग्रीमेंट के तहत एक राइट है उसके पास कैपेबिलिटी है, उसके पास इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसको उससे मिलते हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है दिस इज नॉट अ लीज ट्रांजैक्शन, ये लीज नहीं, दिस इज नॉट अ लीज, बल्कि ये एक नॉर्मल सर्विसिंग की सर्विस एग्रीमेंट है। ये क्या है? ये सर्विस एग्रीमेंट। मिसाल देता हूं आपको। मैं आपसे कहता हूं यार मैंने आपको पिक एंड ड्रॉप देनी है अगले 5 साल तक, ऑफिस छोड़ के भी आऊंगा लेके भी आऊंगा, ठीक है, रोजाना मुख्तलिफ गाड़ी में ले आता हूं आपको, रोजाना मुख्तलिफ गाड़ी में छोड़ जाता हूं, क्या ये लीज है? नहीं। अगर लेसर अपनी मर्जी से जब चाहे एसेट बदल सके, उसके पास ये राइट भी हो, कैपेबिलिटी भी हो, इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो, दिस ट्रांजैक्शन, दिस एग्रीमेंट इज नॉट अ लीज, इसकी लीज अकाउंटिंग नहीं होगी। रादर आप बीइंग अ लेसी, पता है इसकी अकाउंटिंग क्या करेंगे? जो सालाना रेंटल आप दे रहे हैं ना, एनुअल रेंटल, उसको पीएनएल में डालते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप दे रहे हैं 10 मिलियन रुपीस, आप जब भी रेंटल ड्यू होगा आप एंट्री करेंगे एक्सपेंस टू पेएबल, या अगर पे कर दिया तो एक्सपेंस टू बैंक, बस। ना कोई आरओयू एसेट बुक करेंगे, ना कोई पीवी करेंगे, ना कोई लाइबिलिटी होगी, ना कोई आरओयू एसेट होगा, कुछ भी नहीं होगा इसका। सिमिलरली अगर आप लेसर हैं तो कोई लीज रिसीवेबल नहीं होगा, ठीक है, कोई कुछ नहीं होगा। अगर आप लेसर हैं तो कोई लीज रिसीवेबल नहीं होगा, कोई लीज अकाउंटिंग नहीं होगी। सिंपल, जब भी आपको रेंटल ड्यू हो जाए आप कर लें बैंक टू पीएनएल या रिसीवेबल टू पीएनएल, बस। सादी बात समझ आ गई? कहानी समझ आ गई? याद रखिए इसमें एक चीज स्टैंडर्ड कहता है, वो कहता है ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये सब्सटेंटिव होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? सब्सटेंटिव। मुराद, अगर फर्ज कीजिए मुझे उसने एक गाड़ी दी और वो गाड़ी हो गई खराब, और कुछ अरसे के लिए उसने उसके मुतबादिल मुझे एक गाड़ी दे दी, ठीक है, मेंटेनेंस करवाने के बाद एक मुतबादिल गाड़ी दे दी, और फिर जब वो मेरी गाड़ी ठीक होके आई तो उसने मुझे वापस कर दी, तो क्या ये लीज एग्रीमेंट है? स्टैंडर्ड कहता है हां है। अगर कोई चीज शाजो नादिर, रोजाना दो चीजें खराब नहीं हुई होती ना, शाजो नादिर अगर कोई चीज खराब हो जाती है और उसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए, उसको ठीक ठूक कराने के लिए लेसर ले जाता है, आपको उसके मुतबादिल कोई एसेट दे देता है, ठीक है, तो इस सूरत में ऐसा नहीं है कि ये सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट है, नहीं। सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट तो वो होता है कि लेसर के पास कैपेबिलिटी है, वो बार बार गाड़ियां बदलता रहता है, उसको उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है। आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है जी। अब मेरी आपसे गुजारिश है, विद दिस नॉलेज इन योर ब्रेन आप पढ़िए विंटर 20 का क्वेश्चन 3, मुकम्मल सवाल, एंड टू एंड। 5 मिनट लीजिए, यहां पॉज कीजिए और ये सवाल पढ़िए। अरे जी, आई होप आप सबने इस सवाल को एक दफ़ा पढ़ा है जी। 3 पार्ट्स हैं इस सवाल के और हम पार्ट बाय पार्ट इसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्या कहता है? कहता है HPL entered into the following arrangements during 2019। क्या
कहता है 1 जनवरी 2019 को, और ईयर एंड नीचे बताया हुआ है, कहता है प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट्स रेलेवेंट टू द अबव ट्रांजैक्शंस फ्रॉम एचपीएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। यानी कि प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इम्पैक्ट्स हैं वो बताने। 31 दिसंबर 2019 पर कंपैरेटिव फिगर्स एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, बाय द वे ये एक पार्ट 20 मार्क्स का नहीं, आपने देख लिया होगा 3 पार्ट्स 20 मार्क्स के हैं, तो हम 1 बाय 1 पार्ट बाय पार्ट करके इसको सॉल्व करेंगे। कहता है 1 जनवरी 2019 पे एचपीएल ने एक कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग मशीन एक हाई टेक इंडस्ट्रीज से 5 साल लीज टर्म पर एक्वायर की। इसमें जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पेबल हैं एनुअली इन एडवांस, शुरू में, साल के शुरू में। मशीन की यूजफुल लाइफ जो है वो 6 साल है। ठीक, कहता है एचपीएल ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50 मिलियन की 1 जनवरी 2019 को पे की। कहता है सब्सीक्वेंट लीज पेमेंट्स जो हैं वो सब्जेक्ट टू इंक्रीज या डिक्रीज हैं इन लाइन विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ऐसी लीज पेमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसी लीज पेमेंट्स को हम बोलते हैं वेरिएबल लीज पेमेंट्स। वेरिएबल लीज पेमेंट्स लिंक्ड टू एन इंडेक्स। और ऐसी लीज पेमेंट्स जो इंडेक्स से लिंक्ड होती हैं वो लीज पेमेंट्स का हिस्सा होती हैं। ठीक है, कहते हैं लीज की इंसेप्शन पर, लीज की शुरू में एचपीएल ने एस्टिमेट किया कि जो सीपीआई है यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 10% सालाना बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ये कहता है कि इन पेमेंट्स का जो भी इंडेक्स है लीज के शुरू में आपने उसे एस्टिमेट करना है और उसके हिसाब से लीज पेमेंट्स बनानी है। ठीक है, आपको याद होगा हमने इस सीपीआई के बदलने का एक एग्जाम्पल, जो स्टैंडर्ड की इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है, उससे बनी हुई जो हमारे नोट्स में एग्जाम्पल है, हमने वो भी की हुई है। याद है कि जब ये सीपीआई बदले साल दर साल तो इसका जो चेंज होता है उसको रूटीन चेंज तस्वुर किया जाता है। इसमें अगर फ्यूचर में कोई चेंज आएगा तो इसको एज अ रूटीन चेंज इन एस्टीमेट ऑफ लेसी के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। ऐसे ही है ना, रूटीन चेंज इन एस्टीमेट ऑफ लेसी। और रूटीन चेंज इन एस्टीमेट ऑफ लेसी की अकाउंटिंग क्या होती है, हमने स्टैंडर्ड की उस एग्जाम्पल जो कि हमारे नोट्स में है उसकी मदद से सीखी हुई है। तो कहता है सीपीआई इंक्रीज्ड बाय 14% इन 2019 and consequently 57 million was paid on 1st January 2020 as second installment. और ईयर एंड पर वो ये समझता है 31 दिसंबर एचपीएल एस्टिमेटेड दैट एनुअल इंक्रीज इन सीपीआई विल कंटिन्यू टू बी 14% इन फ्यूचर ईयर्स। यानी कि चेंज इन एस्टिमेट भी हो गया। क्या ख्याल है? उसने वेरिएबल लीज पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट कर लिया, चेंज इन एस्टिमेट का कॉन्सेप्ट भी टेस्ट कर लिया। दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं, दोनों कॉन्सेप्ट हमें आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है HPL is also required to pay a usage fee. अच्छा, usage fee क्या है? Of 0.3 per capsule produced in excess of 30 million capsules per annum from the machine. At lease inception, HPL planned to produce 40 million capsules each year during the lease term. During 2019, HPL produced 40 million capsules, and accordingly an amount of 3 million was also paid along with the second installment. ये क्या है? ये सोचने की बात है। ये क्या है? ये जो 3 मिलियन रुपए अदा किए गए हैं कि जी इतनी से ज्यादा प्रोडक्शन अगर हुई तो दिए जाएंगे, क्या ये वेरिएबल लीज पेमेंट लिंक्ड टू एन इंडेक्स है? जवाब है नहीं। ये है वेरिएबल पेमेंट नॉट लिंक टू एन इंडेक्स। अभी अभी हमने जो देखे, क्या ख्याल?
एंड अकॉर्डिंगली ये लीज पेमेंट्स का हिस्सा नहीं बनेगी। लीज पेमेंट्स का हिस्सा ये नहीं बनेगी, बल्कि जब अकर होगा वो इवेंट, इसको पीएनएल में डाल दिया जाएगा। यही पढ़ा हमने। कहता है एचपीएल का इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इज 12% पर एनम। ठीक, सो देखिए ये 3 पार्ट्स हैं। मेरा ख्याल है अगर मैं इसका स्प्लिट करूं तो ये 20 नंबर में से ना, मेरा ख्याल है इस पार्ट के ठीक ठाक मार्क्स होंगे, 7-8 नंबर तो होने चाहिए। ठीक है ना। तो एग्जामिनर ने आपसे वेरिएबल लीज पेमेंट्स लिंक टू एन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया, नॉट लिंक टू एन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया, और उसने ये देखा कि क्या इसको रूटीन चेंज इन एस्टिमेट ऑफ लेसी का कॉन्सेप्ट आता है बच्चों को। अगर ये 3 चीजें आपको आती हैं तो मुबारक हो, आप सारे नंबर ले सकते हो। ठीक है जी, आइए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सो विंटर 20 क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 1 है उसके सोल्यूशन का पेज 1 है। यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और पीएनएल के, तो मैं ये इसको खाली छोड़ देता हूं। मैं आ जाता हूं पेज 2 पर। मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा एक आरओयू एसेट और एक लीज लाइबिलिटी जो मेरी 1 जनवरी पे बनेगी, है ना। 1 जनवरी पर जो मेरी आरओयू एसेट और लीज लाइबिलिटी, जो 1 जनवरी 19 के ऊपर मेरी आरओयू एसेट और लीज लाइबिलिटी बनेगी, मैं वो बना लेता हूँ। आरओयू एसेट टू लीज लाइबिलिटी जो मेरी एंट्री होती है वो क्या होती है। उसके लिए अगर मैं अपनी लीज पेमेंट्स देखूं तो देखिएगा, फर्स्ट लीज पेमेंट होनी चाहिए 50 मिलियन की, ऐसे ही है सवाल में लिखा हुआ है। सेकेंड लीज पेमेंट का मेरा एस्टिमेट होना चाहिए 55 का, है ना, 10% इंक्रीज, यही एज्यूम होगा ना इनिशियली। तो हमने यही सोचा था कि 10% इंक्रीज होगा सीपीआई में। फिर होना चाहिए मजीद 10% इंक्रीज 60.5। क्या ख्याल है, ऐसा ही है। फिर मजीद 10% इंक्रीज 66.6 बन जाएगा। और फिर मजीद 10% इंक्रीज 73.2 बन जाएगा, है ना। हर साल 10% इंक्रीज, ये सोचा था हमने शुरू में। इसकी डिस्काउंटिंग कैसे होगी, 1.12 रेस टू पावर 0 होगा पहले वाला, क्योंकि लीज पेमेंट्स इन एडवांस हैं। फिर 1.12 रेस टू पावर 1, 1.12 रेस टू पावर 2, 1.12 रेस टू पावर 3 और 1.12 रेस टू पावर 4। ये होनी चाहिए इसकी मेजरमेंट, ऐसे ही है। राइट, इसकी अगर आप प्रेजेंट वैल्यू कर लें तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है जी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास बननी चाहिए 241.2, करेक्ट, 241.2, है ना। अगेन इसमें हमने क्या किया, हमने सिंपल 50 मिलियन की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है,
और उसके बाद जो भी फ्यूचर इंक्रीज है जो हमने इनिशियली एक्सपेक्ट किया था 10% लीज इंसेप्शन पर, वो जहन में रखकर हमने लीज पेमेंट्स बना ली। ठीक है जी, 5 साल तक की लीज पेमेंट्स बना ली और इन एडवांस बना ली बिकॉज उसने खुद इन एडवांस का। तो हमारा आरओयू एसेट बन गया 241.2 और लीज लाइबिलिटी भी बन गई 241.2। ठीक है ना। तो हमारे आरओयू एसेट की फिर सबसीक्वेंट अकाउंटिंग क्या होगी? जो हमारा आरओयू एसेट है उसकी सबसीक्वेंट अकाउंटिंग क्या होगी? आरओयू एसेट हमारा होगा 241.2 माइनस डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन उस पे आएगी 241.2 डिवाइडेड बाय 5 इयर्स जो मेरी लीज टर्म है। क्या ख्याल है ना? और ये आपके पास बन जाएगी 241.2 माइनस 48.2 जो कि बनती है 193.0। सो डेप्रीसिएशन आपके पास आएगी आरओयू एसेट की 48.2 की इस साल के दौरान। ठीक है ना जी? ठीक है। फिर आपकी लीज लाइबिलिटी, जो आपकी लाइबिलिटी है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? आरओयू एसेट तो हमने देख लिया, लाइबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट होगा? टेबल बनेगा, मालूम है हम सबको। ईयर 2019 का ईयर, ओपनिंग बैलेंस 241.2, इंटरेस्ट 12% पे, इंटरेस्ट 12% पे, बल्कि इंटरेस्ट से पहले चूंकि ये एडवांस में रेंटल है तो पहले बैंक आएगा, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अपनी एग्जांपल्स में भी। पहले बैंक आएगा, बैंक आएगा 50 मिलियन, फिर इसका बैलेंस बनेगा जो कि बनता है 191.2, फिर इस पे इंटरेस्ट आएगा एट 12% जो कि बनता है 22.9, है ना, 22.9, और फिर इसका क्लोजिंग बैलेंस बनेगा जो कि बनता है 214.2। क्या ख्याल है? तो चेंज इन एस्टिमेट से पहले पहले हमारी क्या अकाउंटिंग होनी है? लेट अस कॉल दिस एज वर्किंग वन। हमने वो सारी की सारी इस पेज पे कर दी। चेंज इन एस्टिमेट से पहले पहले हमारी क्या अकाउंटिंग होनी है, हमने सारी की सारी इस पेज पे कर दी। यहां तसल्ली से 1 मिनट की ब्रेक लीजिए, 1 मिनट का पॉज कीजिए और इसको देखिए। ऑलराइट, आई होप आप सबने इसको देखा है। अब हम बात करते हैं, ये मैं 3rd पेज पर आ गया हूं और यहां पर मैं वर्किंग 2 बनाकर चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग करने लगा। अच्छा, चेंज इन एस्टीमेट की अकाउंटिंग क्या है? कोई मुश्किल नहीं, बहुत सादी है। देखिएगा, अब जो आपके पास रिवाइज्ड लीज का एस्टीमेट है उसके मुताबिक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी जानी है? 57 बताई हुई है, सवाल में लिखी हुई है क्लियरली। क्या ख्याल है? और उसके बाद 14% इंक्रीज आना है, तो जरा 57 पे 14% इंक्रीज लेना शुरू करें। 57 के ऊपर 14% इंक्रीज आए तो उससे अगले साल 65 बनता है जी। क्या ख्याल है? फिर 74.1 बनेगा उससे अगले साल। क्या ख्याल?
और फिर 84.4 बनेगा उससे अगले साल, है ना। 4 पेमेंट्स होंगी ना, एक तो हो चुकी, एक तो हो चुकी, तो पीछे 4 रह जाएंगी, 4 पेमेंट्स। अच्छा, इनकी डिस्काउंटिंग जो है वो वही ओल्ड रेट पर होगी, 12% पर। कोई न्यू रेट ना ही सवाल में, आई थिंक सवाल के अंदर स्पेसिफाई भी नहीं किया हुआ न्यू रेट। क्या ख्याल है? कोई न्यू रेट की बात भी नहीं हुई भी, ठीक है ना। तो एग्जामिनर ने तो आपको वो कहते हैं ना ब्लफ करना, ब्लफ करने की भी कोशिश नहीं की। वही 12% के ओल्ड रेट पर होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है रूटीन चेंज इन एस्टिमेट अगर हो तो हम डिस्काउंट रेट चेंज नहीं करते, नॉन रूटीन चेंज हो फिर करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगी 12% के हिसाब से। ठीक है जी। आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू बनाएंगे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 12% के ऊपर रेज टू पावर 0, 1, 2 रिस्पेक्टिवली, 2, 3 रिस्पेक्टिवली, तो ये आएगी 234.2। ऐसे ही है, 234.2। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि आपकी लाइबिलिटी अभी है, एग्जिस्टिंग बैलेंस जो उसका पड़ा हुआ है वो है, जो पिछली स्लाइड पे हमने बनाया 214.2, है ना। और आपका एसेट जो है वो अभी पड़ा हुआ है 193.0 का। इन दोनों में एक एडजस्टमेंट होगी, पढ़ा हुआ है हमने कैसे करते हैं ये चेंज इन रूटीन चेंज इन एस्टिमेट। दोनों में एक एडजस्टमेंट होगी, कितने की? अगर लाइबिलिटी को 234.2 पर लेके जाना हो तो कितना ऐड होता है? 20 ऐड होता है, नहीं होता? क्या ख्याल है? और वही 20 एसेट में भी ऐड कर दिया जाएगा। एंट्री की जाती है ROU एसेट टू लाइबिलिटी। अगर आपको ये समझ नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये लेक्चर में प्रॉब्लम है, नहीं। इसका मतलब है आपको लेसी के चेंजेस में प्रॉब्लम है, आप जाके वो लेक्चर दोबारा लीजिए। ठीक है, 234.2 बन जाएगा ये, और एसेट बन जाएगा 213.0। समझ रहे? 213.0। क्लियर? सादी सी चीज है जी, सिंपल एप्लीकेशन है ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड। जिसका मतलब है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे अगर मैं आ जाऊं, यहां मैं कर लेता हूं जी, मैं बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। आप काइंडली पूरा लिखिएगा, SFP ना लिखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स। और मैं इसके सामने यहां बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एक्सट्रैक्ट्स, दो जो उसने मुझसे मांगे। ऊपर मैं लिखता हूं रुपीज इन मिलियंस। ठीक है ना जी। और मैं कहता हूं ROU एसेट है जी, राइट ऑफ यूज पूरा लिखिएगा आप, एसेट है जी, वर्किंग 2 में हमने बनाया है 213 का क्लोजिंग। ऐसे ही है ना, 213 उसका क्लोजिंग बैलेंस, है ना। फिर लीज लाइबिलिटी के दोनों पोर्शंस लिख दें। नॉन करंट लीज लाइबिलिटी कितनी है, और करंट लीज लाइबिलिटी कितनी है, दोनों बता दें। क्या ख्याल है? क्या ख्याल है जी?
करंट लीज लाइबिलिटी तो वो पोर्शन होगा जो अभी आप पे करने जा रहे हैं और आप इमीडिएटली पे करने जा रहे हैं 57, है ना। और नॉन करंट लीज लाइबिलिटी होगा बैलेंसिंग नंबर। नॉन करंट लीज लाइबिलिटी होगा बैलेंसिंग नंबर। बैलेंसिंग नंबर कैसे बनेगा? बैलेंसिंग नंबर ऐसे बनेगा कि आपकी टोटल लीज लाइबिलिटी है 234.2, ऐसे ही है वर्किंग 2 से। तो नॉन करंट पोर्शन बनेगा फिर 177.2 बैलेंसिंग। क्या ख्याल है? ठीक है ना जी। ये चूंकि फौरी तौर पे अभी डे 1 पे होना है इसलिए पूरा 57 लिख दिया गया, अदरवाइज इसको प्रेजेंट वैल्यू करके लिखा जाता। ठीक है, ओके। सो ROU एसेट और लीज लाइबिलिटी लिख लिया हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन साइड पर। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम साइड पर हमें पता है ROU एसेट की एक डेप्रीसिएशन होती है जो कि वर्किंग 1 में हमने बनाई थी। नेगेटिव के तौर पे दिखा रहा हूं 48.2 बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस। इसी तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है लीज लाइबिलिटी पे। क्या ख्याल है? ये भी वर्किंग 1 में बनी थी। नेगेटिव के तौर पे दिखा रहा हूं। कितना था जी इंटरेस्ट एक्सपेंस? 22.9, देख रहे हैं। फिर यूजेज फी एक्सपेंस 3 मिलियन। ये क्या है? ये वो है जो लीज का हिस्सा नहीं है बट इंकर हो चुका है। और बाय द वे सवाल में लिखा है कि अभी हमने पे भी नहीं किया, हमने पे भी अगले साल के पहले दिन किया है। यूजेज फी पेएबल करंट लाइबिलिटी। ये दिखाई जाएगी कितनी? 3 मिलियन। देख रहे? वो जो यूजेज फी थी, यूजेज फी से मुराद वो जो वेरिएबल पेमेंट नॉट लिंक टू इंडेक्स थी, याद है ना आपको? देखा आपने मैंने कैसे उसको पूरी लीज में कहीं कवर नहीं किया, इसके आगे कोई वर्किंग भी नहीं लिखी हुई, बस ऐसे ही उसको लिख दिया सामने। आई होप द सोल्यूशन टू पार्ट 1 इज क्लियर इन योर ब्रेन्स। यहां पर इसको तसल्ली से पॉज कीजिए और देखिए। चलिए जी, सो आई होप आप सब ने इसको तसल्ली से देखा है, इस सवाल को, इसके आंसर को। ठीक है ना। अब हम आते हैं विंटर 20 के ही क्वेश्चन 3 के पार्ट 2 की जानिब। ठीक है, पार्ट 2 की जानिब। पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है जी कि 1 अप्रैल 2019 पर HPL ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया ऑटो लिमिटेड से, जिसमें यूज था 8 रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स का, फॉर द यूज ऑफ 8 रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years at a semi-annual payment of 10 million. So there was a semi-annual payment which was agreed for it to the amount of 10 million payable in arrears. So apparently it looks like 8 trucks we have taken them on the lease of 3 years. ठीक है। AL is also required to provide 2 drivers along with each truck. So drivers भी देगा. The amount of 10 million can be allocated to the truck's rentals and drivers cost in the ratio of 70:30 respectively. यहां तक तो सवाल को पढ़ के ऐसे लगता है एज इफ एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको अगले लेक्चर्स में कराऊंगा, अगले से अगले लेक्चर में करवाऊंगा, उसको कहते हैं सेपरेटिंग लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स। लीज के अंदर नॉन लीज कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसे पैसे जो लीज के लिए नहीं लिए जा रहे, जैसे ये ड्राइवर्स के लिए जो पैसे हैं ये कोई लीज के लिए तो नहीं है ना, ट्रक्स के लिए तो नहीं है,
यहां तक तो सवाल को पढ़ के ऐसे लगता है कि एग्जामिनर लीज और नॉन लीज कंपोनेंट्स की सेपरेशन को टेस्ट करने जा रहा है। जाहिर है मैंने अभी तक आपको वो चीज़ नहीं पढ़ाई, फ्यूचर में पढ़ानी है इंशाल्लाह। तो अभी तो मैं ये सवाल फिर ना कराता अगर यही बात होती तो। माजरा कुछ और है, आगे पढ़ते हैं। कहता है ऑल कॉस्ट्स pertaining to running and maintenance of trucks would be paid by AL। ठीक है, AL पे करेगा जो लेसर है। HPL जो है 30% ऑफ द फ्यूल कॉस्ट AL को रिम्बर्स करेगा। फ्यूल कॉस्ट जो थी वो 4 मिलियन थी, यानी कि 4 मिलियन का 30% जो है वो उसने रिम्बर्स कर दी होगी, 1.2 मिलियन। ठीक है, कहता है उसने अभी रिम्बर्स की नहीं है, उसने अगले साल 2020 में रिम्बर्स की है। फाइन। कहते हैं HPL uses these trucks for transportation of inventory all over the country। सारी मुल्क में वो इन्वेंट्री ट्रांसपोर्ट करता है। कहता है in order to save fuel and time, AL often replaces a similar truck at the required location from one of AL's nearby offices। AL is also required to provide a substitute truck in case of accident and maintenance work। यहां से आपको क्या लग रहा है? यहां पे पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। आखिरी लाइन को छोड़ दीजिए, आखिरी लाइन रेलेवेंट नहीं है। जो पहली 3 लाइंस हैं या 2.5 लाइंस हैं, दीज लाइंस, दिस basically illustrates that there is a substantive substitution right। substantive right of substitution जिसको बोलते हैं with the lesser। कैसे होता है वो substantive right of substitution? कि उसके पास इख्तियार है, वो ट्रक बदल सकता है। अच्छा, वो ऐसा कर भी सकता है, उसकी कैपेसिटी भी है, वो कर देता है। देख रहे हैं आप, वो कह रहा है वो करता है, अक्सर अपने नियर बाय ऑफिस से दे देता है, और उसको ऐसा करने में फायदा भी होता है। यही 3 शराइत थी ना, और उसको फायदा होता है। क्यों? कहता है इन ऑर्डर टू सेव फ्यूल एंड टाइम। होता है ना फायदा उससे। तो जब सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विद द लेसर मौजूद हो, वो जो तीनों शराइत मैंने आपको पढ़ाई हैं पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही? यहां पे पूरी बिल्कुल हो रही है। अगर आपको मसला है तो जाके दोबारा वो स्लाइड देखिए। उस स्लाइड पर 3 शराइत हैं। पहला, उसके पास राइट हो। दूसरा, उसके पास कैपेबिलिटी हो, ऐसा कर भी सके। ये ना हो कि उसके पास और ट्रक ही कोई ना हो, 8 ही ट्रक हो टोटल, उसके पास ट्रक हैं। और तीसरा, उसको ये करने से फायदा भी होता और है। इट ऑर्डर टू सेव फ्यूल एंड टाइम, देयर इज अ सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। राइट? इसका मतलब है दिस एग्रीमेंट इज नॉट अ लीज। इट इज नॉट अ लीज, इन फैक्ट इट्स अ सिंपल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। और सर्विस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग क्या करते हैं मैंने आपको बताया। जब जब पेमेंट्स करनी हो, ड्यू हो पेमेंट्स, आप एक्सपेंस आउट करते जाते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए। अगर इस सवाल में ये पहली 2.5 लाइनें ना लिखी होती, ये वाली, और सिर्फ ये वाली लाइन लिखी होती, आखिरी वाली एक लाइन, कि जी अगर कोई एक्सीडेंट या मेंटेनेंस हो जाए तब एएल ने एक सब्स्टिट्यूट ट्रक देना है, क्या यहां पर भी सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बनता अगर सिर्फ ये लाइन लिखी होती? अगर सिर्फ ये लाइन लिखी होती फिर सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ना बनता, फिर ये लीज होती। ठीक है ना? सिर्फ मेंटेनेंस या एक्सीडेंट के वक्त, पहले भी पढ़ाया आपको, इट इज सिर्फ ये कह देना इज नॉट सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बट जो ऊपर लिखा है 2.5 लाइन है ये वाली, इसकी वजह से देयर इज अ सब्सटेंटिव राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, वही रिक्वायरमेंट है कि जी एक्सट्रैक्ट्स बना के दें। कहता है इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट इतना है, ये तो हमारे लिए इररेलेवेंट हो गया क्योंकि हम तो लीज की अकाउंटिंग ही नहीं करने जा रहे। तो हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे क्या? सच्ची बात है, मुझे इसके लिए कोई वर्किंग्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही पेज के ऊपर इसके पार्ट 2 की अकाउंटिंग हो जाएगी। मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स 1 मिनट के अंदर बना सकता हूं। पूरा लिखिएगा आप, एसएफपी और एससीआई मत लिखिएगा प्लीज। 1 मिनट में बना सकता हूं मैं।
कैसे जी? बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक एक्सपेंस आएगा। कितना एक्सपेंस है? इसको कह देते हैं, क्या कह दें, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एक्सपेंस कह देते हैं। सर्विस एक्सपेंस है ना। कहता है जी 10 मिलियन है सालाना पेमेंट, या हाफ ईयरली पेमेंट रादर, नॉट सालाना, हाफ ईयरली लिखा हुआ है सवाल में। 10 मिलियन जो है वो कितना है? सेमी एनुअल पेमेंट। ओके, तो 9 महीनों की क्या होगी पेमेंट? 10 इंटू 9/6। क्या ख्याल है? 10 इंटू 9/6 ऐसा ही है ना, क्योंकि ये वाली एग्रीमेंट शुरू हुआ है 1 अप्रैल को, तो 9 महीने रहा है ये साल में एग्रीमेंट, तो 10 इंटू 9/6 हो जाएगा, प्लस 1.2 या 4 मिलियन का 30%। ये भी देना है ना हमने, जो फ्यूल कॉस्ट है उसका भी 30% हमने देना, लिखा हुआ है सवाल में। 4 मिलियन की फ्यूल कॉस्ट का 30% आपने देना है, ऐसा ही है। तो ये बनता है 15 और 1.2 16.2 का एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का एक्सपेंस। ठीक, ओके। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या नजर आएगा वो भी देख लेते हैं, वो भी आसान है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नजर आएगा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का एक पेएबल, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पेएबल, और ये नजर आ रहा होगा आपके पास करंट लाइबिलिटीज में। इसी 16.2 में से जो पैसे आपने अभी नहीं दिए वो यहां नजर आ रहे होंगे। कौन से पैसे आपने नहीं दिए होंगे? आपने इस 15 में से, जो पहला 15 है, इसमें से 10 दे दिया होगा और 5 नहीं दिया होगा। क्या ख्याल है? बोलिए, है ना? 10 दे दिया होगा और 5 नहीं दिया होगा, क्योंकि 10 मिलियन आप सेमी एनुअल इन एरियर्स दे रहे हैं, तो 15 मिलियन में से 10 दे दिया होगा और 5 नहीं दिया होगा, 5 अभी पेबल होगा। और फ्यूल का पैसा सारा का सारा आपका पेबल है, तो 6.2 मिलियन का पेबल आपका नजर आएगा। समझ गए? इन अदर वर्ड्स, इसकी कोई लीज की अकाउंटिंग नहीं हुई, नो लीज अकाउंटिंग, ये तो सादी एक्सपेंस की अकाउंटिंग है, सिंपल एक्सपेंस अकाउंटिंग हुई है, दैट्स इट। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप सोचो आप एग्जाम में कितना टाइम वेस्ट कर देते लीज की अकाउंटिंग करते करते, और कहते यार वो सवाल बड़ा लंबा था। असल में उसका जो सेकंड पार्ट था वो इतना सा था। बात समझ आई? तसल्ली से इसको यहां पॉज कीजिए, तसल्ली से इसको देखिए प्लीज, इसके सवाल को भी और इसके जवाब को भी। आई होप आपने इसको तसल्ली से देखा है, एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये कोई लीज की अकाउंटिंग नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो सादी एक्सपेंस पेबल की अकाउंटिंग है। जैसे आपने किसी को सैलरी देनी होती है, जो एक्सपेंस है वो बुक कर लें, जितना पे हो गया पे हो गया, जो नहीं पे हुआ वो लाइबिलिटीज में चला गया, दैट्स इट, दैट्स द टोटल साइंस ऑफ दिस। आइए अब इसका पार्ट 3 देख लेते हैं। विंटर 20 क्वेश्चन 3 पार्ट 3, और वो बेसिकली मुंसलिक है सेल एंड लीज बैक से। ये सेल एंड लीज बैक का सवाल है जी, और सेल एंड लीज बैक की भी बेसिक लेवल का सवाल है, देखेंगे आप। कहते हैं ऑन 1 जुलाई 2019, यानी कि 6 मंथ्स, साल को शुरू हुए हुए कितना टाइम हुआ? 6 मंथ्स हुआ ना। एचपीएल ने अपना वेयर हाउस बिल्डिंग सेल किया, सोल्ड इट्स वेयर हाउस बिल्डिंग टू एमएफएल फॉर कैश ऑफ ₹1400 million. Immediately before the transaction, the building was carried at 900 million and had remaining 18 years useful life.
At the same time, HPL entered into a contract with MFL for the right to use the warehouse building for 10 years, with annual payment of 180 million payable in arrears. Fair value of the building at the date of sale was 1500 million. The rate of interest implicit in the lease, उसने खुद बता दिया, is 11%. The terms and conditions of the transaction are such that the transfer of the building by HPL satisfies the requirements for determining when a performance obligation is satisfied in IFRS 15. इसका क्या मतलब हुआ? मैंने कहा था आपको हमेशा एग्जामिनर बताएगा आपको कि ये सेल है, कहा था ना, सेल एंड लीज बैक में सेल है या नहीं, ये एग्जामिनर बताएगा, और एग्जामिनर ने बता दिया, बड़ा क्लियर है। कहता है जी इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 12% है। अब पहली तो बात ये कि सेल एंड लीज बैक है, इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज भी दिया हुआ है और इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट भी दिया हुआ है, कौन सा इस्तेमाल करेंगे? इंटरेस्ट रेट इंप्लिसिट इन लीज इस्तेमाल करेंगे, अगर वो दिया हो तो वो इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन। फिर ये बिल्कुल बेसिक लेवल की सेल एंड लीज बैक है, जो अभी हमने एग्जांपल्स की हैं, ये बिल्कुल उनकी बहन है या नहीं? ये मैक्सिमम है जो आपके एग्जामिनर ने आज तक सेल एंड लीज बैक का टेस्ट किया है। देख रहे हैं कितनी बेसिक लेवल है, जो अभी हमने एग्जांपल्स की हैं बिल्कुल उनकी बहन है। सेम आपको लग रहा होगा यार ये तो बिल्कुल वैसी एग्जांपल है, हमारी एग्जांपल 8 जैसी एग्जांपल है, ठीक है ना जी? तो आइए फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं, क्विकली सॉल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस ही हो जाएगी और तो कुछ नहीं, नया तो कुछ नहीं सीखेंगे हम इससे। क्या वही पेजेस में बना रहा हूं, ये मेरा पेज 1 हो जाएगा, पेज 2 पे मैं वही काम करूंगा। याद रखिएगा आप, ये मेरी वर्किंग्स को जरूर समझिएगा, लीज से रिलेटेड आपने देखा है मैंने तीनों सवालों में वर्किंग्स की हैं, मेरी वर्किंग को जरूर समझिएगा। सेल एंड लीज बैक जब भी आए ना, उसकी वर्किंग हमेशा जर्नल की फॉर्म में करें। आप कौन है? आप हैं सेलर लेसी। कौन है आप? सेलर लेसी। जर्नल की फॉर्म में इसकी वर्किंग करें। आपको पता है आपने ROU एसेट डेबिट करना है, आपने बैंक डेबिट करना है, आपने लाइबिलिटी क्रेडिट करनी है, आपकी बिल्डिंग है मेरा ख्याल है जो आपने बेची है, बेहतरीन बिल्डिंग ही है, अभी हमारे सवाल में बिल्डिंग ही थी, बिल्डिंग क्रेडिट करनी है, और फिर बैलेंसिंग जो PNL में जा रहा है वो क्रेडिट करना, डेबिट या क्रेडिट करना। बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट सवाल में दी हुई है, गौर कीजिए, 900 मिलियन रुपीस लिखी हुई है। ऐसे ही है। बैंक में क्या पैसे आए ये भी सवाल में लिखा हुआ है, कितना है? 1400। क्या ख्याल है? लिखा हुआ है सवाल में। अब देखिए सेल प्राइस है 1400, जबकि फेयर वैल्यू थी, सवाल में वो भी लिखी हुई है 1500। तो किसने किस पे एहसान किया? किसने एहसान किया? एहसान किया है सेलर लेसी ने। क्या ख्याल है? सच कह रहा हूं या नहीं? एहसान किसने किया है? सेलर लेसी ने। लिहाजा सेलर लेसी भाई का एक रिसीवेबल होना चाहिए, एमोटाइज्ड कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट, और दूसरे एंड पर बायर लेसर भाई का एक पेबल होना चाहिए। अब देखो ये सवाल ना हमारे सवालों से भी आसान है, वहां तो हमने दोनों की अकाउंटिंग करनी होती थी, यहां पे एक ही की अकाउंटिंग करनी है। एमोटाइज्ड कॉस्ट फाइनेंशियल लायबिलिटी बायर लेसर भाई की होनी चाहिए, बट वो ऑब्वियसली हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है जी, फाइनेंशियल लायबिलिटी की अकाउंटिंग कर लेते हैं, या जो लायबिलिटी हमारे पास है उसकी अकाउंटिंग कर लेते हैं। कैसे होगी जी वो? ये लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड होती है? जो ये लायबिलिटी है, ये वैल्यू बताइए, मैंने आपको सिखाई है कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू करके, है ना, 180 मिलियन की पेमेंट्स हैं, 11% इम्प्लिसिट रेट है, 10 साल के लिए हमने लीज पे लिया है, तो क्या बनेगा जी?
हमने बहुत से सवाल, बहुत सी दफा ये कैलकुलेशन अभी रिपीट की है। क्या ख्याल है, क्या बनेगा जी? ये बनता है 1060। ये बन जाती है मेरी लीज लाइबिलिटी। और इस लीज लाइबिलिटी के साथ ही जो दो हिस्से हैं मैं वो स्प्लिट कर लेता हूं। इसी तरह एग्जाम में भी करूंगा, साथ ही मैं दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेता हूं इसे। जो मेरा एमोटाइज्ड कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट है वो है 100 का पॉजिटिव, और जो मेरी लीज लाइबिलिटी है वो है मेरी 1160 की नेगेटिव। ऐसे ही होगी ना, 1060 की लाइबिलिटी ऐसे बन रही होगी मेरी। ऐसे ही बना के दिखाई है मैंने, थोड़ी देर पहले भी आपको सिखाई है ये चीज। एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंट करूंगा मैं इसे, साथ ही लिख लूंगा। ठीक है जी, गुड। फिर बारी बारी आती है आरओयू एसिड की। आरओयू एसिड की, आरओयू एसिड का वही तरीका है। आरओयू एसिड इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट विच इज 900 इनटू परसेंटेज रिटेन्ड। अब परसेंटेज रिटेन्ड का फॉर्मूला था कि पीवी ऑफ लीज पेमेंट्स जो कि 1160 है डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ एसेट विच इज 1500। तो 900 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 1160 डिवाइडेड बाय 1500, यही फॉर्मूला है हमारा आरओयू एसेट का। अब देखें, मैंने लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं लिखे एग्जाम में, मैंने अपना टाइम सेव किया है, उन फॉर्मूलों का नतीजा निकला है, लिखा है। एग्जामिनर को पता होना चाहिए भाई फॉर्मूला क्या है, मैं तो नतीजा लिखूंगा उसका। ठीक है ना जी। ये बनता है 696 का आरओयू एसेट। तो मैंने 696 का आरओयू एसेट रिकॉर्ड कर लिया। ये मेरी हो गई वर्किंग वन, जो कि मेरी इनिशियल तमाम एंट्रीज इसके अंदर आ गई। यहां पर पीएनएल में बैलेंसिंग में निकाल लेता हूं। ये बनेगा 136 का बैलेंसिंग क्रेडिट पीएनएल में। ये डेबिट भी हो सकता है, याद रखना, क्रेडिट भी हो सकता है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कि हमारी मिसालों में अभी तक ये क्रेडिट आया, डेबिट भी हो सकता है। ठीक है जी, ओके, दैट इज इजी एज वेल। आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं। अब इसकी सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग, इसके बाद क्या होगी? सेलर लेसी साहब इसकी बाद में अकाउंटिंग क्या करेंगे? पहले तो वो आरओयू एसिड की अकाउंटिंग करेंगे, और आपको पता है वो उसको डेप्रिसिएट करते हैं। 696 को वो उसकी लाइफ पर डेप्रिसिएट करेंगे। तो जो 2019 में डेप्रिसिएशन आएगी वो कितनी आएगी देख लीजिएगा। वो आएगी 696 की लाइफ है 10 इयर्स, बट 2019 में आधी डेप्रिसिएशन आएगी बिकॉज महीने आधे। क्या ख्याल है ना? सही बात, सच बात है ना? सिक्स 96 की डेप्रिसिएशन आधी आएगी क्योंकि महीने आधे हैं। ठीक है ना? तो ये बनेगा 35 की डेप्रिसिएशन आपके पास 2019 में। इसी तरह जो लाइबिलिटी है उसके लिए वो बनाएंगे टेबल। क्या ख्याल है? लाइबिलिटी के लिए वो बनाएंगे टेबल, ईयर 2019 देख लीजिएगा जी, डैश 20, क्योंकि 6 मंथ्स का गैप है हमारे, ईयर एंड के साथ अलाइंड नहीं है। मैंने आपको एक दफ़ा IFRS 9 में ये दिखाया था कि अगर ईयर एंड के साथ अलाइंड ना हो तो ये टेबल कैसे बनाते हैं, वही अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस है मेरी लाइबिलिटी का
696 नहीं, 1060। इंटरेस्ट आएगा एट 11%, लेकिन 6 मंथ्स का। बताता हूं क्यों। जो भी इंटरेस्ट आएगा उसको आधा कर लेंगे, यानी कि 1060 इंटू 11% को आधा कर लेंगे, तो आपके पास बनेगा 58 का इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है जी। फिर आपके पास एक बैलेंस आ जाएगा जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा, ईयर एंड का बैलेंस होगा आपके पास। वो बनेगा 1118। क्या ख्याल है ना? फिर आपके पास दोबारा इंटरेस्ट आएगा 6 मंथ्स के लिए। उसी इंटरेस्ट की सेकंड लेग आएगी, है ना? 11% की ही सेकंड लेग आएगी, 58। ठीक है। फिर आपके पास पेमेंट आएगी, करेक्ट, जो कि है 180 की। और फिर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा जो कि जून 2020 का क्लोजिंग बैलेंस होगा, ईयर एंड का नहीं, जून 2020 का क्लोजिंग बैलेंस होगा, जिसका फॉर्मूला होगा 1118 प्लस 58 माइनस 180। बात समझ रहे? ये बनता है 996। अब यहां पर इतनी लंबी साइंस क्यों की है और ये इंटरेस्ट को दो हिस्सों में तोड़कर क्यों दिखाया है 58 के? वजह बहुत सिंपल है, मैं एक दफा पहले भी ये बात आपको बता चुका हूं। यहां पे ईयर एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट इक्वल टू ईयर एंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ईयर एंड ऑफ लीज कह लें, वहां पे फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी होता था, यहां पे ईयर एंड ऑफ लीज। इस वजह से ये लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट हमें करनी पड़ी है, अदरवाइज इस ट्रीटमेंट की हमें कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फिर 2020-21 भी बनाएंगे, आपको दिखाने के लिए भी बना रहा हूं और मुझे इसकी थोड़ी सी जरूरत भी होगी। ठीक है, दिखाने के लिए भी बना रहा हूं और थोड़ी सी मुझे इसकी जरूरत भी होगी। अगेन 996 पे 11% लेंगे, ठीक है ना? 996 पर 11% लेंगे और वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, आधा आधा कर देंगे। ठीक है, 996 को 11% से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको आधा आधा कर देंगे, यानी कि 55 55। ठीक है, ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 996 प्लस 55, जो कि बनता है 1051। फिर 180 की पेमेंट होगी और फिर अगले साल का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, वंस अगेन ये आपको थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगा होगा, बट इसकी वजह सिर्फ ये है इतनी लंबी साइंस करने की कि यहाँ पे ईयर एंड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज नॉट इक्वल टू ईयर एंड ऑफ द लीज। अगर फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लाइबिलिटी की ईयर एंड से मैच ना करता हो तो ऐसे करते हैं, मैं आपको पहले भी IFRS 9 में बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको तसल्ली से 1 मिनट पॉज कीजिए और देखिए। ऑलराइट जी, आई होप आप सबने इसको देखा है। अब ये सेकेंड ईयर मैंने लिखा है, इसकी लिखने की एक रीज़न थी और एग्जाम में आप भी लिखा करेंगे इसको ऐसे। आई विल टेल यू व्हाई।
थोड़ी देर में पता चल जाएगा। आइए जी पेज 1 पर आते हैं और इसका जवाब तहरीर करते हैं कि जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स क्या हैं और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक्सट्रैक्ट्स क्या हैं। अगेन आप पूरा पूरा लिखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है जी। सो रुपीज इन मिलियंस, रुपीज इन मिलियंस। शुरू कर देता हूं मैं। सबसे पहले मेरी जो वर्किंग 1 है अगर मैं उसको देखूं तो उसमें मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का एक आइटम नजर आता है विच इज गेन ऑन सेल एंड लीज बैक। ऐसे ही है ना। अगर मैं अपनी वर्किंग 1 को देखूं तो मुझे 136 का गेन ऑन सेल एंड लीज बैक पॉजिटिव लिख रहा हूं क्योंकि इनकम है, नजर आता है ना। करेक्ट। फिर मैं अगर अपनी वर्किंग 2 को देखूं तो मुझे डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस नजर आता है ना। डेप्रीसिएशन बनता है इस साल का जो हमने वर्कआउट किया था 35, करेक्ट, आरओयू एसेट का। और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने इस साल का वर्कआउट किया है अगेन वर्किंग 2 में, वो बनता है 58, है ना। आप सबके सामने होगा जो इस साल के अंदर फॉल करता है, याद रखिए ईयर एंड से पहले पहले ये वाला इंटरेस्ट। ये मेरा ईयर एंड आ गया ना 2019 का, ये वाला, ये ईयर एंड का बैलेंस बन गया, उससे पहले पहले ये इंटरेस्ट फॉल करता है 58 का। ठीक है, आसान है। फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन साइड पे आऊं तो वहां पर एसेट्स में मुझे आरओयू एसेट नजर आएगा और आरओयू एसेट जो है मेरे पास वो होगा 696 माइनस 35 वर्किंग 2 से, है ना। 696 इनिशियल था, 35 डेप्रीसिएशन माइनस हुई तो ये बनता है 661, है ना। फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग दे देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल करके लिख देते हैं उसे, ठीक है ना। नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी में हमारी जो लीज लाइबिलिटी आ रही है लीज लाइबिलिटी का ही नाम हम देंगे, बेशक उसमें ऑफसेटिंग हो रही है, आपको पता है एक एसेट भी शामिल है, ऑफसेटिंग है, बट मैंने आपसे हमेशा कहा मैं एक ही लाइन बना के चलूंगा, हमेशा एग्जाम में एक लाइन के तौर पे ट्रीट करूंगा इसे। अब इन दोनों का सम होगा कितना, 1118। क्या ख्याल है, हाँ या ना। लीज लाइबिलिटी मेरी टोटल कितनी है, 1118, ऐसा ही है। ये तो बड़ा क्लियर है। बहरहाल इस 1118 के मैंने करने हैं दो हिस्से, एक करंट हिस्सा है, एक नॉन करंट हिस्सा है। अच्छा, करंट हिस्सा निकालना बड़ा आसान होता है, याद रखिएगा। अगर तो पेमेंट इन एडवांस है ना, ये मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूं, मेथड, ये आंसर का हिस्सा नहीं है, ये मेथड बता रहा हूं करंट पोर्शन निकालने का। अगर तो पेमेंट इन एडवांस है तो आप फुल अमाउंट ले लें, जैसे हमने पार्ट 1 में किया था, याद है। पेमेंट इन एडवांस थी, पूरा 57 ले लिया था। अगर पेमेंट इन एरियर्स है तो आप लीजिए पेमेंट लेस इंक्लूडेड इंटरेस्ट, जो अगले साल उसमें पेमेंट होगी और पेमेंट में से कितना इंटरेस्ट होगा, ठीक है, पेमेंट में कितना पोर्शन इंटरेस्ट को एट्रीब्यूटेबल होगा।
बात समझ रहे? हाँ जी, बात क्लियर हो रही है सबको ये नहीं? आई होप सबको क्लियर है। ठीक है। सो अगले साल इफेक्टिवली पेमेंट हो रही होगी 180 की। अगला साल मेरा क्या है? अगला साल मेरा ये पीरियड है जो यहां से शुरू होता है, ये सारा पीरियड, और यहां पे जाके एंड हो जाता है इस जगह पे। इस सारे पीरियड में एक ही पेमेंट हो रही है 180 की। क्या ख्याल है? ऐसे ही है ना? एक ही पेमेंट हो रही है 180 की। करेक्ट। और इस 180 की पेमेंट में 58 का इंटरेस्ट है जो अगले साल शामिल होगा, जो पे ऑफ हो रहा है। ऐसा ही है ना? करेक्ट। तो ये बनता है 120 लेस 58, सॉरी 180 लेस 58, ये बनता है तकरीबन 122। ऐसे ही है। सो हम करंट पोर्शन में दिखाएंगे 122 और नॉन करंट में दिखाएंगे 1118 माइनस 122। ठीक है जी। ये हमारा तरीकाकार होगा टू शोकेस नॉन करंट एंड करंट पोर्शन। ठीक है, 996 बनती है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर जी। दिस वॉज इंडीड अ कॉम्प्लेक्स लेक्चर। इसको डिटेल में तसल्ली से रिवाइज जब तक नहीं करेंगे, एक एक एस्पेक्ट को इस लेक्चर के, आपको समझ नहीं आएगी जी। ठीक है, दो बातें सुन लीजिएगा। एक ये कि अगर किसी स्टूडेंट के जहन में यह है कि जी इंटरेस्ट पेएबल अलग से दिखाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टैंडर्ड्स में इंटरेस्ट पेएबल को कहीं अलग से नहीं दिखाते। अनफॉर्चुनेटली बचपन में हमें पढ़ाते हुए गलत पढ़ा दिया जाता है कि जी प्रिंसिपल पेएबल एंड इंटरेस्ट पेएबल, एक्रूड इंटरेस्ट वगैरह अलग से दिखाना चाहिए। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड की नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब मैं करंट पोर्शन बनाता हूं तो मैं अगले साल का वो इंटरेस्ट माइनस करता हूं जो अगले साल के पेमेंट में शामिल है। ठीक है, अगले साल का वो इंटरेस्ट जो अगले साल की पेमेंट में शामिल है। अगले साल की पेमेंट है 180 और अगले साल की पेमेंट में शामिल है 58। मैं ये 55 माइनस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी पेमेंट तो बाद में जाके होनी है, ये 55 तो इस 180 में शामिल होगा ना, वो बहुत बात की बात है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन ऑल द कॉन्सेप्ट्स। सो डिटेल में तसल्ली से इस पूरे लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।